भारत के तमाम नागरिकों को वर्ष 2016 की मंगल कामनाएं। शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस, विजय दिवस। अब्राहम लिंकन ने 1863 में ब्लैक निग्रोस को लिबरेट करने के लिए 1 जनवरी को लॉ बनाया, वो एमेंसिपेशन डे। ऐसे 4 दिवसों की मंगल कामनाएं सब लोगों को, भारत के तमाम लोगों को, नागरिकों को और दुनिया के लोगों को। नागपुर पार्लियामेंट और रामटेक पार्लियामेंट को मिलाकर आज का ये प्रोग्राम जाहिर सभा कलमेश्वर में हो रही है। नागपुर पार्लियामेंट के इंचार्ज धीमान प्रदीप नगराड़े, रामटेक पार्लियामेंट के इंचार्ज श्रीमती विमटे मैडम, कलमेश्वर, काटोल, नरखेड़ और सावनेर के एपीआई के इंचार्ज प्रमोद बंसोड़, उसी तरह जो विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उन तमाम लोगों को फिर मंगल कामनाएं देता हूँ। और आज का ये जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के तरह केवल एक जाहिर सभा नहीं, इस विषय के ऊपर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया देश में कार्य कर रही है। और 1 जून 2014 को हमने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भारत की संसद को, भारत की सरकार को इस विषय पर कि देश में चुनावी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर एक पिटीशन किया है। और वो 20 पॉइंट का लगभग पिटीशन है, जिसमें भारत के अंदर तमाम चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए, जिससे भारत में सही मायने में लोकतंत्र प्रस्थापित हो सके, इस तरह का पिटीशन जो है एपीआई ने 1 जून 2014 को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और वेरियस इंडियन स्टेट की जितनी एजेंसीज है उनको किया हुआ है। भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी कॉमन डेफिनेशन में लोग ऐसा मानते हैं कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की सरकार यानी लोकतंत्र। ऐसा डेमोक्रेसी की एक संकल्पना है जो दुनिया भर में मानी जाती है। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू, ये डेमोक्रेसी की एक संकल्पना है कि हर नागरिक को 1 वोट होना चाहिए, इस वोट की कीमत 1 होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी की दूसरी संकल्पना है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र या संसदीय लोकतंत्र, इसकी यह संकल्पना है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर वो महान दुनिया के फिलोसोफर है, पॉलिटिकल और मॉरल फिलोसोफर है। बाबा साहब अम्बेडकर केवल भारत के संविधान के पिता ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े दार्शनिक हैं, जिस बात को भारत को आज 60 साल बाद मानना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत की संसद को 26 नवंबर और 27 नवंबर को संविधान दिवस को घोषित करना पड़ा, और भारत की संसद को 2 दिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चर्चा करना पड़ा। भारत के आज़ादी के 60 साल बाद ही क्यों ना हो, लेकिन इस तरह की परिस्थिति देश में आ रही है। ये प्रूव करता है कि अब आने वाला समय ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से भारत चलेगा। ये एक बहुत बड़ा जो है वो संदेश 26 और 27 को इस देश में आया। मोदी जी को बहुत लेट समझ में आया और भागवत जी को बहुत लेट समझ में आता है, क्योंकि काली टोपी में जल्दी सफेद बात जाती नहीं, नीली बात जाती नहीं है, तो इसलिए उनकी समस्या है। लेकिन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया देश की वो सबसे बड़ी बौद्धिक पार्टी है। सबसे अगर अच्छी पार्टी अगर आज देश में कोई है सिद्धांत नीति कार्यक्रम के रूप में, तो मैं दावे से कहता हूं कि वो बीजेपी या कांग्रेस नहीं, वो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है। ये बात मैं चैलेंज के साथ आज कह रहा हूं। और अगर इस चैलेंज में गडकरी को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, फडणवीस को कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली को विजय मान करके आगे टेलीविजन में नेशनल डिबेट में बैठा दो। 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि बीजेपी को ज्यादा इस देश के विषय में समझता है या अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को इस देश के विषय में ज्यादा समझता है और उसको चलाना आता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की। क्या डेफिनेशन दी? डेफिनेशन दी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म एंड मेथड ऑफ गवर्नमेंट whereby revolutionary changes in the social and economic life of the people is brought about without bloodshed.
यानी लोकतंत्र केवल एक मानव को एक वोट दे देने से लोकतंत्र नहीं आता। लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों के जीवन में, आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाती है, पर खून का एक कतरा न बहाते हुए। ये बाबा साहब अंबेडकर की डेफिनेशन है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर बार बार जब लोकतंत्र की बात कर रहे थे तो ही वॉज एम्फसाइजिंग मोर ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जब बाबा साहब अंबेडकर लोकतंत्र की बात कर रहे थे तो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज कर रहे थे। लिबरल डेमोक्रेसी या श्रमिक लोकतंत्र के ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे, और उसके साथ मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेमोक्रेसी यानी नैतिक और बौद्धिक लोकतंत्र के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर का ज्यादा एम्फसिस था। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज जो 1947 को 24 मार्च को जो संविधान सभा में दिया, उसमें डेमोक्रेसी के विषय में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। क्या महत्वपूर्ण बात कही है? यह महत्वपूर्ण बात कही है कि द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज वन मैन वन वैल्यू। यानी जनरली दुनिया के अंदर यह माना जाता है कि लोकतंत्र यानी एक मानव एक वोट है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा कि लोकतंत्र का अगर कुछ सार है तो वो एक मानव एक मूल्य है। एक मानव एक वोट, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी राजनीतिक लोकतंत्र की संकल्पना है, लेकिन एक मानव एक मूल्य जब तक प्रस्तापित नहीं होता सही लोकतंत्र नहीं आता। ये बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिलॉसफी है, सोशल एंड मॉरल फिलॉसफी है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। अब भारत का संविधान आया, जब हमारी संविधान सभा इस सारी चीजों को डिस्कस कर रही थी तो भारत के संविधान का अगर हम आर्टिकल अनुच्छेद 80 और 171 देखें, आर्टिकल 80 एंड 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर हम भारत के संविधान के अनुच्छेद को 80 और 171 को अगर स्टडी करें और उसका पहला वर्षन देखें 1956 के पहले का, तो हमें क्या चीज नजर आती है? हमें यह चीज नजर आती है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 80 और 171 में कहीं पर भी यह लिखा नहीं गया है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से चुनाव होना चाहिए, यानी केवल एक पार्लियामेंट में एक व्यक्ति जीत कर जाना चाहिए, एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक व्यक्ति जीत कर जाना चाहिए, और केवल अगर उसको एक वोट भी ज्यादा मिले तो वो जीत कर जाना चाहिए। ऐसा भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। अगर भारत के संविधान में ऐसा लिखा नहीं है तो यह व्यवस्था कहां से आई? तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि गांधी जी ने 1932 में बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था? कॉन्फ्लिक्ट दो चीजों को लेकर था। किस चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था? एक इस चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था कि क्या संवैधानिक पहचान और संवैधानिक अधिकार एससी एसटी को होने चाहिए या नहीं, दलित आदिवासियों को होने चाहिए या नहीं। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट था कि आजादी भारत में आने के पहले लोकतंत्र आ रहा था, जिसको हम डोमिनेंट स्टेटस कहते हैं, लिमिटेड वे में डेमोक्रेसी भारत में आ रही। और बाबा साहब अंबेडकर वो पहले व्यक्ति है मोतीलाल नेहरू के पहले। ये कांग्रेस के लोग झूठे हैं और बीजेपी वाले महा झूठे हैं। एक झूठा है, दूसरा महा झूठा है। बाबा साहब अंबेडकर पहले देश के विद्वान हैं जिन्होंने साइमन कमीशन के आगे इस बात को प्लीड किया कि भारत में अगर डेमोक्रेसी आना है तो पुरुषों के बराबर बराबर महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, आदिवासियों को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। ये कहने वाले मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू के फादर नहीं, ये बाबा साहब अंबेडकर है। तो जब पूना पैक्ट के समय दो इश्यूज थे। क्या इश्यू था? एक इश्यू था कि क्या वेदर द दलित्स एंड आदिवासीज और द डिप्रेस्ड क्लासेस और द एबोरिजिनल ट्राइब्स और द हिल ट्राइब्स, क्या इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होना चाहिए, यानी क्या उनकी संवैधानिक पहचान और अधिकार होना चाहिए। और दूसरा, भारत में पहले बार वोटिंग राइट मिल रहा था तो किस तरह की चुनावी व्यवस्था होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा डिबेट का इश्यू था। बाबा साहब अंबेडकर प्रातिनिधिक चुनावी व्यवस्था को चाहते थे और उसी के साथ बाबा साहब अंबेडकर एससी एसटी के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन और राइट्स को चाहते थे। गांधी जी
दोनों के अगेंस्ट में थे। इसलिए मैं उनको महात्मा कैसे कहूं, ये मुझे डाउट होता है। मुझे डाउट होता है कि मैंने गांधी जी को महात्मा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, फादर ऑफ नेशन कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। बिकॉज गांधी जी वॉज अगेंस्ट बोथ द थिंग्स। गांधी जी इस फेवर में भी नहीं थे कि SC ST को रिकॉग्निशन मिले, संविधान में अधिकार मिले, और गांधी जी इस फेवर में भी नहीं थे कि चुनावी व्यवस्था प्रातिनिधिक होना चाहिए। और उस समय हेगड़ेवार और गोलवलकर सो रहे थे, उनको देश की डेमोक्रेसी के विषय में कुछ मालूम नहीं था। सावरकर, हेगड़ेवार और गोलवलकर ये तीनों नींद में थे, सो रहे थे। RSS के लोगों को उस समय कुछ मालूम नहीं था, और बीजेपी उस समय जो है अंडे से बाहर नहीं आई थी, इसलिए उसके विषय में कुछ कहूंगा नहीं मैं। तो ये तमाम जो इश्यू है कि जब संविधान में ये नहीं लिखा था तो ये कहां से आ गया। तो मुझे याद पड़ता है बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ। 14 अक्टूबर को बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी धम्म दीक्षा दी, आप सब लोगों को मालूम है। राज्यसभा में लगभग फरवरी मार्च के बीच में एक कानून पास हुआ। उस कानून में एक्चुअली वो कानून में अमेंडमेंट हुआ, वो कानून 51 में बना। वो 51 का कानून था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में 1956 में एक अमेंडमेंट हुआ। क्या अमेंडमेंट हुआ कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आदमी जीत कर जाएगा, चाहे वो MP की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या MLA की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, चाहे वो संसद में जाने वाली बात हो या विधानसभा में जाने वाली बात हो, एक आदमी जीत कर जाएगा। अभी आप मजे की बात देखिए, भारत के अंदर में सबसे ज्यादा अप्रातिनिधिक लोक व्यवस्था है। सबसे ज्यादा अप्रातिनिधिक लोकतंत्र अगर दुनिया में कहीं होगा तो वो इंडिया में है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। जो ये लोग परिणामों की बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये भारत की तमाम प्रॉब्लम, चाहे वो गरीबी हो, चाहे पिछड़ापन हो, चाहे महिलाओं के साथ जो भी चीजें हो रही हो, चाहे किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही हो, ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हम भारत के अंदर देख रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है नॉन रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑफ द इंडिया। भारत के अंदर जो हमारी संसदीय लोकतंत्र है वो अप्रातिनिधिक है, यही उसका एकमात्र कारण है जो ब्राह्मणिज्म ने निर्माण किया है। कैसे, इस बात को समझिए आप। इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री, भारत गरीब देश नहीं है। जो लोग कह रहे भारत में गरीबी है वो झूठे हैं। कांग्रेस के लोग झूठे थे, वो कांग्रेस को बाहर किया देश के लोगों ने। अब बीजेपी को बाहर करने का समय आ गया है। बिहार में बीजेपी आउट हुई, यूपी में जीत नहीं रही है, और 19 में API बीजेपी को आउट करने वाली है इंडिया के अंदर से। ये मैं अभी से आप लोगों को बोल रहा हूं। इसलिए जितने बीजेपी के लोग सुन रहे हो, बैठे हुए अच्छे से सुन लो। विजय मानकर आपको चैलेंज कर रहा है, और विजय मानकर क्या है अगर आपको मालूम नहीं तो 30, 31 और 1 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस उठाकर देख लो, और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के ऊपर FIR किसने फाइल कराया ये आपको समझ में आ जाएगा कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो है रमन सिंह के ऊपर में FIR फाइल कराया। इसलिए कांग्रेस बीजेपी के लोग जहां भी अच्छे से मेरी बात को सुने, मैं डेमोक्रेसी और देश के हित में और 125 करोड़ भारतीयों के हित में ये बात को कह रहा हूं। जो भी बात मैं कह रहा हूं, और मैं नरेंद्र मोदी को पकड़ के रख लिया हूं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। पार्लियामेंट को पकड़ लिया, लॉ कमीशन को पकड़ लिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पकड़ लिया है। और अगर देश के अंदर ये चुनावी व्यवस्था नहीं बदली तो बुरा मत मानना, मैं आपको संयुक्त राष्ट्र में खड़ा करने वाला हूं। ये वार्निंग मैं पहले ही आप लोगों को दे रहा हूं। तो इसलिए यू आर नॉट डीलिंग विद अ सिंपल पर्सन। आप रामदास आठवले या मायावती से डील नहीं कर रहे, आप भारत के सबसे विद्वान और सबसे नैतिक लीडर से डील कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। तो मामला क्या है? मामला है 10 चीजों के वजह से ये व्यवस्था अप्रातिनिधिक हो गई है, और ये देश के अंदर जो पिछड़ापन और गरीबी है ये केवल इसी के वजह से है। कैसे, इस बात को मैं अच्छे से आप लोगों को समझाता हूं। दिल्ली के एक प्रोफेसर है, उनका नाम है प्रोफेसर अरुण कुमार। उन्होंने पिछले 30 सालों में, 40 सालों में केवल एक ही विषय पर रिसर्च किया। किस विषय पर रिसर्च किया? इस विषय पर रिसर्च किया कि भारत में काली अर्थव्यवस्था कितनी है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ब्लैक इकोनॉमी इन इंडिया?
ये मेरा अध्ययन नहीं, ये प्रोफेसर अरुण कुमार का अध्ययन है। उस अध्ययन से मैंने और कुछ ज्यादा अध्ययन किया, उसको मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। प्रोफेसर अरुण कुमार क्या कहते हैं? प्रोफेसर अरुण कुमार ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि भारत का टोटल जो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद अगर आपको नहीं समझ में आता है, ग्रामीण क्षेत्रात मी बोलतोय म्हणून तुम्हाला समजावायला सांगतोय, जीडीपी जर तुम्हाला सकल घरेलू उत्पाद समजत नसेल, कळत नसेल, तो फक्त एवढं लक्षात ठेवा की भारतामध्ये जेवढा पैसा आहे, भारत में जितना पैसा है उस पैसे का कितना पैसा काला धन है, ये प्रोफेसर अरुण कुमार का रिसर्च है। क्या रिसर्च है प्रोफेसर अरुण कुमार का? प्रोफेसर अरुण कुमार 40 साल रिसर्च करने के बाद इस बात को कह रहे, किस बात को कह रहे हैं कि 50% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया इज ब्लैक इकोनॉमी, यानी भारत के अंदर में 50% जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था काली अर्थव्यवस्था है, जो पैसा, जिस पैसे का केवल 10% फॉरेन में है, 90% इंडिया में है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी आप देखिए, हम 15 लाख रुपए लाएंगे, लोगों को कहा आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। अरे मोदी जी, एक बार जुमला चल गया, अमित शाह जी आपकी सूटकेस बिहार ने वापस कर दी। 15 लाख रुपए आप जिस काले धन की बात फॉरेन एक्सचेंज से कर रहे, फॉरेन बैंक से कर रहे, वो केवल 10% है। 50% पैसा इसी भारत के अंदर है। और अगर किसी को मालूम ना हो, विजय मानकर को मालूम है कि वो पैसा कहाँ है इंडिया के अंदर में, ये मैं आपको बता रहा हूं। पर आज आपका राज नहीं खोलूंगा, आपका राज 19 में खोलूंगा मैं। तो इसलिए जो है, अब अगर भारत के तमाम पैसे का 50% ब्लॅक इकॉनॉमी है, म्हणजे जर भारतामध्ये 130 लाख कोटी जर भारतामध्ये पैसा असेल आणि त्याच्यापैकी जर 65,000 कोटी, 65 लाख कोटी जर ब्लॅक इकॉनॉमी असेल, म्हणजे त्या पैशाला आपण नॅशनल टॅक्सेशन सिस्टम मध्ये आणू शकत नाही। यानी हम उसको टैक्स में नहीं ला सकते, उसको बैंक लोन नहीं दे सकती, उसका इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, वो शेयर मार्केट से कंपनियों में नहीं जा सकता। भारत के अंदर में 100 लोगों के हाथ में 25% जो है वो जीडीपी हो गया है भारत का, और केवल 55 लोग हैं जिनकी संपत्ति जो है वो 11.5 लाख करोड़ हो गई है। भारत के 10% लोगों के पास 55% संपत्ति है, और भारत के 60% लोगों के पास केवल 13% संपत्ति है। ये डेटा मेरा नहीं है, भारत सरकार का डेटा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। इसके पहले प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग के पहले, उसका डेटा है। और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट है फोर्ड फाउंडेशन की, उसका डेटा है। मैं जो बात कह रहा हूं वो बात सारे दुनिया में रिकॉर्डेड है, भारत में रिकॉर्डेड है। उस बात को मैं कह रहा हूं जो बात कांग्रेस बीजेपी के लोग आपको नहीं बताते, वो बात विजय मानकर बताएगा इस देश में। यही विजय मानकर की और आंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की खासियत है, वो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो अब आप इस बात को समझिए कि केंद्रीय सरकार का बजट 20 लाख करोड़ का था। मैं मोटे मोटे आंकड़े बता रहा हूं आपको। राज्य सरकारों का बजट लगभग 20 लाख करोड़ का है, जो 28-29 राज्य है। और आपकी कारपोरेशन से लेके जिला परिषद से लेके ग्राम पंचायत तक जितना टैक्सेशन, फीस और सेस आता है, उसको अगर मिला लीजिए तो वो 10 लाख करोड़ है। यानी भारत के अंदर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ऐसा मोटे तौर पर मान लीजिए कि 50 लाख करोड़ जो है वो पैसा रेवेन्यू से आता है। लेकिन ये 65 लाख करोड़ रुपया जो भारत में काली अर्थव्यवस्था है, उस पर टैक्स नहीं आता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि 65 लाख करोड़ रुपया जो काली अर्थव्यवस्था है, उसको अगर हम टैक्सेशन सिस्टम में लाए तो भारत का टैक्सेशन सिस्टम डबल हो जाएगा। और भारत के केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो लगभग 50 लाख रुपया हर साल घूमता है, उसको हम लोग लगभग जो है 90 लाख करोड़ या 100 लाख करोड़ के आसपास का जो है उसका टैक्सेशन सिस्टम बना सकते हैं। यानी भारत में किसान के लिए खेती, इरिगेशन, बीज, ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, लैंड, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये तमाम जो चीजें हैं जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, जिसको जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, यानी मानवों का विकास कैसा हुआ देश में, ये
देखने के लिए जितना सरकार को स्पेंड करना चाहिए, सरकारें कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं। एक्चुअली सरकारों के पास पैसा है। अगर वो इस काली अर्थव्यवस्था को टैक्स करे तो सरकारों के पास में बजट डबल हो सकता है और भारत के तमाम नागरिक को शिक्षा मिल सकती है, स्वास्थ्य मिल सकता है, रोजगार मिल सकती है, जमीन मिल सकता है। और मैं दावे से कहता हूं कि भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। ऐसी अंबेडकरिज्म की नीति जो है देश में लागू हो सकती है, यह महत्वपूर्ण बात है। इतना स्पष्ट देश में होने के बावजूद भारत, इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट इज अ रिच कंट्री नाउ। India is a rich country with poor people. India is a rich country with poor people, and if India is a rich country with poor people, it is due to the black economy, and this black economy is created by the non-representative electoral system of India. भारत के अंदर, अगर भारत अमीर देश है, आज 10वें नंबर पे भारत है पैसे के मामले में, और आने वाले सालों में भारत, चाइना और अमेरिका, ये तीन देश जो है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को ड्राइव करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि भारत में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है या भारत में जितना पैसा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो केवल जा रहा है 10% लोगों के पास, वो जा रहा है केवल 5% लोगों के पास, वो जा रहा है केवल 100 लोगों के पास भारत के, जो 100 लोगों ने देश की 25% जीडीपी को कंट्रोल करके रखा है। दैट मीन्स भारत के अंदर में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ कास्ट डेप्रिवेशन है, कास्ट कैपिटलिज्म है। भारत के अंदर में जातीय पूंजीवाद है, जातीय भेदभाव के साथ। अब चुनावी व्यवस्था इसको कैसे अफेक्ट करती है, इसको समझने की जरूरत है। म्हणजे आपली जी निवडणूक पद्धत आहे, आपण भारताचे नागरिक आहोत, आपल्याला संविधानामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी वोट देण्याचा अधिकार दिला, आणि थिओरॉटिकली एखादा रिक्षेवाला असो किंवा भिकारी असो किंवा भारताचे राष्ट्रपती असो प्रणब मुखर्जी, दोघांना एकच वोट आहे। रिक्षावाला भिकारीला सुद्धा एक वोट आहे आणि राष्ट्रपतीला आणि प्राईम मिनिस्टरला सुद्धा एक वोट आहे। स्त्रीला सुद्धा एक वोट आहे, पुरुषांना सुद्धा एक वोट आहे, आदिवासींना सुद्धा एक वोट आहे, जनरल कॅटेगरीच्या लोकांना सुद्धा एक वोट आहे। थिओरॉटिकली वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। पर क्या हमारी चुनावी व्यवस्था एक मानव को एक वोट जो मिला है, उस एक वोट की कीमत को एक ट्रांसलेट करती है क्या? यह सबसे बड़ा इशू है। मेरा यह कहना है कि वो ट्रांसलेट नहीं करती। और विजय मानकर चुनावी व्यवस्था पे सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि मैं पूना पैट के ऊपर बड़ा किताब लिखा 500 पेज का, और उस पूना पैट के किताब में मेरा ये रिसर्च है। और अब मैं इस बात को बड़े डीप में रिसर्च करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन से फाइट कर रहा हूं। तो 10 चीजें हैं जिसको देश में सुधारना पड़ेगा। कौन सी वो 10 चीजें हैं जिसके वजह से ये सब बिगड़ रहा है? उसमें 6 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी वो 6 चीजें हैं जिसको हमें सुधारना होगा? एक, जिसको हम बार बार कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP। एक स्लोगन लगाया इन्होंने। क्या स्लोगन लगाया? स्लोगन लगाया FPTP हटाना होगा, PR सिस्टम लाना होगा। FPTP हटाना होगा, PR सिस्टम लाना होगा। क्या कह रहे हैं ये लोग स्लोगन में? स्लोगन में कह रहे हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। भारत के अंदर जो चुनावी व्यवस्था है, अरे शर्म करो यार। अगर तुमको शर्म नहीं आती, मोदी जी 25 देशों में घूम के आ गए। एक साल में, 1.5 साल में 25 देशों में घूम कर आ गए, सारी दुनिया घूम के आए। कुछ तो अच्छी चीज लेकर आओ यार दुनिया से। दुनिया के 58% देशों से ज्यादा, टू बी मोर प्रिसाइज, भारत के अंदर जो चुनावी व्यवस्था है, वो चुनावी व्यवस्था केवल 8 देशों में है। कौन से वो 8 देश है? बांग्लादेश, जमैका, ट्रिनिडेड टोबैगो, इस तरह की जो फॉर्मर कॉलोनीज है ब्रिटिश की। हम बार बार कहते हैं अंग्रेज गए, अंग्रेजों की व्यवस्था छोड़कर गए। अंग्रेजों ने बहुत कुछ अच्छा काम भी किया। आज एजुकेशन डे की बात हुई, अगर अंग्रेज नहीं होते तो भारत में यूनिवर्सल एजुकेशन नहीं आता, ये बात मैं जानता हूँ। और सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस बात को मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। तो दुनिया के अंदर
केवल 8 देश ऐसे हैं जिसके अंदर भारत के जैसी चुनावी व्यवस्था है। क्या वो चुनावी व्यवस्था है? हमारे देश में हम एक पार्लियामेंट से एक एमपी को चुनते हैं। अब आप मजे की बात देखिए, अभी मैं आपको कलमेश्वर विधानसभा का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए 4 लाख वोटर है, 4 लाख वोटर में 2.5 लाख वोटर ने वोटिंग किया। पहले कैंडिडेट को 60,000 वोट मिला, दूसरे कैंडिडेट को 50,000 वोट मिला, तीसरे कैंडिडेट को 40,000 वोट मिला। पहले कैंडिडेट को 60,000 मिला, दूसरे को 50,000 मिला, तीसरे को 40,000 मिला। अभी 50,000 लोगों ने जिसको वोट दिया, 40,000 लोगों ने जिसको वोट दिया, वो दोनों घर में बैठेंगे। 50,000 लोगों ने वोट दिया, उसको वोट घर बैठाने के लिए तो नहीं दिया। 50,000 लोग चाहते हैं कि वो एमएलए जाए, बंबई में जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाए। 40,000 लोग चाहते हैं कि वो असेंबली में जाए। 60,000 लोग चाहते हैं कि नंबर 1 असेंबली में जाए। लेकिन भारत की फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि 50,000 और 40,000 यानी 90,000 लोगों ने जिसको वोट दिया, वो 90,000 लोगों का कैंडिडेट घर बैठता है, 60,000 वाला असेंबली में जाता है, और किसी को 60,000 वोट मिले और किसी को 60,001 वोट भी मिले ज्यादा, तो 60,000 वाला घर बैठेगा और 60,001 वाला जो है वो बॉम्बे असेंबली में जाएगा। यानी मेजॉरिटी जो 2.5 लाख के वोटर चाहते हैं, 2.5 लाख वोटर जो चाहते हैं कि भाई हमारे कैंडिडेट्स चुनकर जाना चाहिए, ये हमारी चुनावी व्यवस्था ऐसी है जो केवल एक व्यक्ति को एक वोट से चुनकर भेजती है, बाकी तमाम वोटर को अप्रातिनिधिक करती है। और इसलिए इस चुनावी व्यवस्था की वजह से वो हमारा प्रतिनिधि नहीं बनता, वो राजा बन जाता है डेमोक्रेसी में। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले, और अभी ये कौन से दिल्ली का कौन सा स्पोर्ट्स क्लब का घोटाला, उसके पहले कोयला घोटाला, उसके पहले 2G घोटाले, ये सब आप जो सुन रहे हैं ना, वो क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो डेमोक्रेसी में प्रतिनिधि नहीं हो गया, वो राजा हो जाता है। क्यों राजा होता है? क्योंकि 2.5 लाख वोटरों में से केवल 60 लाख वोटों ने, 60,000 लोगों ने उसको वोट किया। बाकी जिन लोगों ने वोटिंग किया 2.5 लाख में से 1,90,000 वोटर, ये अप्रातिनिधिक हो जाते हैं। ऐसी चुनावी व्यवस्था भारत के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है। बार बार हम पाकिस्तान को गाली देते, पाकिस्तान में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। बांग्लादेश में है। अरे किसका उदाहरण ले रहे हो? बांग्लादेश का, जमैका का, ट्रिनिडेड टोबैगो का? फ्रांस जाते हो, इटली जाते हो, जर्मनी जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, अमेरिका जाते हो, जापान जाते हो। मोदी जी थोड़ी तो शर्म करो, वहां कैसी व्यवस्था है इसको तो देखो, और पार्लियामेंट में लॉ पास करो। और अगर आपने नहीं किया तो विजय मानकर इस लॉ को पास करवाएगा इंडिया के अंदर, ये बात मैं आपको कह रहा हूं। तो पहली ये जो सिस्टम है, दुनिया में 200 देशों में केवल 8 देशों में ऐसी व्यवस्था है। पहला पॉइंट। दुनिया में दूसरी व्यवस्था कैसी है, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और मिक्स सिस्टम। कैसी व्यवस्था है कि जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट मिला, वो पार्टी के उतने एमपी एमएलए पार्लियामेंट या असेंबली में जाएंगे। सपोज अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को 5% अगर वोट मिलता है तो उसके 25 खासदार चुनकर जाएंगे। अगर बीजेपी को 20% वोट मिलता है तो उसके 100 खासदार चुनकर जाएंगे। अगर कांग्रेस के 15% मिलता है तो उसके 75 खासदार चुनकर जाएंगे। यानी जिस पार्टी को, उस पार्टी के कैंडिडेट को जितना प्रतिशत वोट मिला, उतने कैंडिडेट उस पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। ऐसी चुनावी व्यवस्था को कहा जाता है पीआर सिस्टम, जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहा जाता है। अब दुनिया में भारत को छोड़ के और 8 देशों को छोड़कर पूरे दुनिया में जो चुनावी व्यवस्था है 1966 के बाद, आफ्टर 1996, और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। 1993 में इटली में रेफरेंडम हुआ। इटली में रेफरेंडम हुआ, जिस इटली से हमारी सोनिया गांधी आती है, अभी वो भारतीय नागरिक है, उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है। राहुल गांधी यूरोप के टूर पर गए हैं, उनको ठंडी मुबारक।
और हैप्पी न्यू ईयर भी मुबारक उनको। विजय मानकर को छुट्टी लेने की फुर्सत नहीं, लेकिन राहुल गांधी यूरोप में छुट्टी मनाते हैं, उनके पास में प्रॉब्लम नहीं है इसलिए वो छुट्टी मना सकते, हमारी प्रॉब्लम है इसलिए हम छुट्टी नहीं मना सकते, ये क्लियर है। लेकिन छुट्टी मनाने वाले नेता आपको देश को चला सकते हैं या छुट्टी नहीं मनाने वाले चला सकते हैं, ये सोचना भारत के नागरिकों का काम है, उस पर आप लोगों ने सोचना चाहिए। तो 1993 में 1993 मध्ये इटलीमध्ये रेफरंडम झाला। काय रेफरंडम झालं की भाई इटलीमध्ये कशी निवडणूक पद्धत पाहिजे, हे रेफरंडम झालं। काय झालं इटलीमध्ये पहिले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता, म्हणजे भारतासारखी निवडणूक पद्धत होती। इटलीने प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन सिस्टम पीआर सिस्टमला ऍक्सेप्ट केलं। त्याच्यानंतर 26 देशांनी 1993 पासून 26 देशांनी हे प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन सिस्टम आता अवघ्या 20 वर्षामध्ये 26 देशांनी आपली निवडणूक पद्धत बदलवली आणि पीआर सिस्टमला आणलं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रातिनिधिक चुनाव पद्धति को लाया। महत्वपूर्ण बात। अब दुनिया में अगर बाकी तमाम देशों में अगर ये चुनावी व्यवस्था है तो भारत में क्यों नहीं? अभी आप मजे की बात देखिए, ये मोदी जी कहते मैं तो बहुत बड़ा बन गया। अरे भाई मोदी जी, आपकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, आप जिनको नहीं समझता उनको सिखाओ। ये काली टोपी वाले भागवत जी को बोल रहा हूं, जिनको नहीं समझता उनको सिखाओ। मोदी और जेटली को बोल रहा हूं, जिनको नहीं समझता है उनको सिखाओ। जिस दिन विजय मानकर के आगे टेलीविजन में आ जाओगे, 1 घंटे के अंदर पूरे देश में पता चल जाएगा कि आपका ऊपर का दिमाग खाली है और एपीआई का और अम्बेडकराइट लोगों का दिमाग खाली है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। कैसे माइनॉरिटी गवर्नमेंट है? बीजेपी को मिला 31% वोट, सीटें कितनी मिली? 282, यानी 52%। होना चाहिए था 31% का मतलब है कि बीजेपी को 160 सीटों से ऊपर नहीं मिलना चाहिए था देश में। 160 सीटों के ऊपर बीजेपी को प्रातिनिधिक चुनावी व्यवस्था में बीजेपी को नहीं मिलता था, मैं दावे से कह रहा हूं। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की वजह से बीजेपी को 282 सीटें मिली, 113 सीटें ज्यादा मिली। अब मजे की बात देखिए, बीएसपी को 4.1 वोट मिला, 0 सीट आई। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को बीएसपी से कम वोट मिला, 3.6। बीएसपी को मिला 4.1, तृणमूल को मिला 3.6, उसको 34 सीट आई। उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो और भी बड़े मजे की बात है, सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 3.2 वोट मिला, तृणमूल कांग्रेस के बराबर उसको 9 सीटें आई। यानी तृणमूल कांग्रेस को 3.6 में 34 वोट, कम्युनिस्ट पार्टी को 3.2 में 9 सीटें। अब मजे की बात देखिए, बीएसपी को 4% वोट है, उसको 0 सीट है। शिवसेना को 1.9% वोट है, उसको 18 सीट है। लेकिन शिवसेना से थोड़ा कम 0.2% डीएमके को, करुणानिधि की पार्टी को वोट मिला, उसकी जो है वो 0 सीट आई। लेकिन बीजू जनता दल को करुणानिधि के पार्टी के बराबर वोट मिला, 1.6, उसकी 20 सीटें आई। यानी यहां देश के अंदर में कितना वोट प्रतिशत मिला और कितनी सीटें आ रही, इसका कोई तालमेल नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? ये केवल एकमात्र कारण से हो रहा है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ऐसे कई उदाहरण है जो मैं आपको बता सकता हूं। यानी अगर भारत के अंदर प्रातिनिधिक चुनावी व्यवस्था होती तो बीजेपी पार्लियामेंट में 160 सीटों के ऊपर नहीं जीतती, कांग्रेस को 110 सीटें होती, बीएसपी को 20 सीटें होती थी, और बाकी पार्टियों को जितना प्रतिशत वोट है उस हिसाब से वोटिंग होता था। अब मजे की बात देखिए, यही प्रातिनिधिक चुनावी व्यवस्था न होने की वजह से बिहार में बीजेपी हारी। यानी जिस व्यवस्था से बीजेपी पार्लियामेंट में जीती, उसी व्यवस्था में बीजेपी बिहार में हारी। कैसे हार गई? लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के अलायंस को 46% वोट है, उस 46% वोट में उनको 170 के ऊपर सीटें आई। बीजेपी को लगभग 34% वोट है उसके अलायंस को, और वो 70-75 सीटों के ऊपर आ गई। यानी क्या प्रदर्शित करता है? दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 52% वोट मिला, उसको 70 में 67 सीट आ गई। बीजेपी को
31% वोट मिला, उसको आना चाहिए था 21 सीट, 3 सीट आई, यानी 2% अगर आम आदमी पार्टी को अगर ज्यादा वोट मिलता तो दिल्ली असेंबली में अपोजिशन में बैठने के लिए एक भी एमएलए नहीं होता। और ऐसा इस चुनावी व्यवस्था में हुआ है 1998 में लेसोथो में। लेसोथो अफ्रीका की कंट्री है, वहां केवल 60%, 58-60% वोटों में अपोजिशन पार्टी का एक भी एमपी चुन के नहीं आया। लेसोथो में वहां की पार्टी को 100% सीट मिली। उसके बाद लेसोथो के अंदर में बहुत बड़ा बवाल हुआ, देश के लोगों ने कहा कि ये चुनावी व्यवस्था गलत है, और लेसोथो ने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को बदलकर पीआर सिस्टम को लाया। ये पहला मुद्दा है जिसको हमें समझने की जरूरत है कि जब तक देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम रहेगा, देश के अंदर जो गवर्नमेंट बना रहा है वो गवर्नमेंट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं, बहुसंख्यक की सरकार नहीं, वो अल्पसंख्यक की सरकार है। मोदी सरकार ये अल्पसंख्यक सरकार है, फडणवीस सरकार ये अल्पसंख्यक सरकार है, इवन लालू और नीतीश की सरकार अल्पसंख्यक सरकार है। इस बात को समझो। और ये अल्पसंख्यक सरकार भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से बनती है। पॉइंट नंबर 1। अब दूसरे विषय पर मैं जाता हूं, दूसरे पॉइंट पे। क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि भारत फिर एकमात्र ऐसा देश है, मेरा भारत महान। कैसे महान? भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 20 लाख लोगों पर एक सांसद है और 4 लाख लोगों पर एक विधायक है। म्हणजे 20 लाख लोकांवर एक खासदार आणि 4 लाख लोकांवर एक आमदार। दुसऱ्या देशांचं काय आहे तुम्हाला जास्त सांगत नाही, मी 2 उदाहरण सांगतो तुम्हाला। एक सांगतो अमेरिका आणि ब्रिटनचा, दुसरा सांगतो चायनाचा। चायना ही कम्युनिस्ट कंट्री आहे, तिथे लोकशाही नाही। चायनामध्ये लोकशाही नाही, चायनाची पॉप्युलेशन आपल्यापेक्षा जास्त आहे। आपण 125 कोटी आहोत, चायना 135 कोटी आहे। मग चायनामध्ये काय आहे? चायनामध्ये निवडणूक म्हणजे लोकतांत्रिक निवडणूक नसताना सुद्धा चायनाच्या असेंब्लीमध्ये, पार्लमेंटमध्ये, त्याला आपण पार्लमेंट म्हणणं चुकीचं होईल, पण रिप्रेझेंटेटिव्ह हाऊस मध्ये चायनाच्या 2987 मेंबर पार्लमेंट बसतात। तुम्हाला समजण्यासाठी एमपी यूज करतोय, एमपी वर्ड नाही, दे आर पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह एज फार एज द चायनीज कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम इज कन्सर्न। म्हणजे चायनामध्ये 135 कोटी लोकांसाठी 2987 सांसद, खासदार तिथे बसतात। दूसरा मजेची गोष्ट सांगतो तुम्हाला, अमेरिका। हम तो अमेरिका सुपर पावर बनेंगे। अरे भाई साहब मोदी जी, कुछ जरा अकल लो। आपको नहीं समझता होगा तो विजय मानकर को बुलाओ, मैं आपको समझाता हूं सरकार और देश कैसे चलाना। अमेरिका के अंदर में 6 लाख लोगों पर एक सांसद है अमेरिका में। अब मजे की बात देखिए, संसदीय लोकतंत्र का माहेर घर, ज्याला आपण पार्लमेंटरी डेमोक्रेसीचा माहेर घर म्हणतो, त्या पार्लमेंटरी डेमोक्रेसीच्या माहेर घर मध्ये फक्त 6.5 कोटी ब्रिटनची जनसंख्या आहे। 6.5 कोटी ब्रिटनची जनसंख्या आहे। ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ कॉमन्स मध्ये, ब्रिटनच्या पार्लमेंट मध्ये 650 लोक मेंबर पार्लियामेंट बसतात, 650। और हमारे देश में यानी 6.5 करोड़ पर 650 एमपी। ब्रिटेन में हमारे देश में 125 करोड़ पर 543 एमपी। अमेरिका में 40 करोड़ पर 6 लाख पर एक एमपी, आप जोड़ लीजिए। चाइना में 135 करोड़ पर 3000 प्रतिनिधि, और भारत में 125 करोड़ के ऊपर में केवल 543। और इसलिए अभी लोकसभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन जी ने कहा कि भाई हम पार्लियामेंट नया बनाना चाहते हैं। महाजन जी लेट मत करो, जल्दी जल्दी नया पार्लियामेंट बनाओ, और वो पार्लियामेंट इतना बड़ा बनाओ कि उसमें 1500 सांसद बैठ सके, क्योंकि विजय मानकर और एपीआई के लोग अभी पार्लियामेंट में आ रहे हैं। आपकी ताली कम बज रही है, मुझे मालूम है आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मैं आप जानता हूं
मैं इस बात को क्लेम कर रहा हूं और नहीं कर रहा हूं तो सुन लो आपकी छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार को झुका दिया मैंने, अभी मैं आपकी देश की सरकार को झुकाने वाला हूं। नागपुर कॉरपोरेशन और जिला परिषद ये एपीआई झुकाएगी और 2019 में 300 मेंबर पार्लियामेंट लड़ाकर 30 के ऊपर एमपी एपीआई जो है वो जिताएगी। ये बात मैं अभी से आप लोगों को कह रहा हूं। इसलिए जल्दी जल्दी नई संसद बनाओ, मेरे को इन लोगों को जो है वो पार्लियामेंट में भेजना है। और क्यों जरूरी है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। एक महत्वपूर्ण बात, भारत में अगर 20 लाख लोगों पर सांसद है, सबसे पहली बात महिला नहीं लड़ सकती। क्यों नहीं लड़ सकती? अगर आप शहरों की कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ दे तो शहरों की अगर आप क्षेत्र को छोड़ दे तो ग्रामीण क्षेत्र जैसे रामटेक 300-350 किलोमीटर है, गढ़चिरौली 450 किलोमीटर पार्लियामेंट है। सबसे पहली बात, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और बड़ी पार्लियामेंट का अगर सबसे बड़ा किसी को लॉस है तो वो देश की 50% आबादी को है, महिलाओं को है। क्योंकि महिला 450 किलोमीटर घूम के प्रचार नहीं कर सकती, वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकती। और ये कारण है कि भारत के अंदर 50% महिला होने के बावजूद भारत की संसद में 6 या 7% से ज्यादा महिला नहीं है। अरे शर्म करो, फिर से पाकिस्तान में आपसे ज्यादा महिला पार्लियामेंट में है। फिर मैं बार बार पाकिस्तान का नाम लूंगा तो बोलना नहीं, सर पाकिस्तान का उदाहरण दिया। मैं आपको ब्रिटेन का उदाहरण दूंगा, फ्रांस का उदाहरण दूंगा, जर्मनी का उदाहरण दूंगा, आपको अमेरिका का उदाहरण दूंगा तो आप कहेंगे सर वो प्रगत देश है। इसलिए मैं आपको आपके पड़ोसी का उदाहरण दे रहा हूं समझने के लिए, ताकि भारत के लोगों को समझ आए, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। यानी जो बड़ी संसदीय क्षेत्र है, बड़ी एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें सबसे पहले अगर कोई लड़ नहीं सकता और लड़ भी ले तो जीत नहीं सकता, वो भारत की 50% आबादी है, वो भारत की महिला है। दूसरा, ये भारत के इलेक्शन में बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। और मैं जानता हूं ये जितने कंपनी और दुकान वाले वो पैसा देते हैं, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, सबको मालूम है देश के अंदर में। लेकिन क्या भारत में सही में चुनाव में इतना पैसा लगना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं कि भारत गरीब देश नहीं है, भारत अमीर देश है। 10वें नंबर पर भारत का जीडीपी है और परचेसिंग पावर पैरिटी में भारत दूसरे नंबर पर है चाइना के साथ साथ। इसलिए मोदी जी आप बेवकूफ मत बनाओ। सोनिया गांधी ने बेवकूफ बनाया, उसको हमने बाहर किया इंडिया में, आप भी ज्यादा बेवकूफ बनाओ मत। और ये आपके काली टोपी वाले बहका नहीं सकते इंडिया के अंदर में। तुम्हारा एक भी माई का लाल नहीं है कि जो एपीआई के कैडर्स के आगे और ऑर्गेनाइजर के आगे खड़ा हो सके, और तुम्हारा एक भी लीडर नहीं जो विजय मानकर के आगे खड़ा हो सके देश के अंदर में। तो इसलिए जो है ये अपनी काली टोपी गुंडाड़ो और उसको जेब में आप ड्रेस कोड चेंज कर रहे हो, अंदर रखो उसको और परेड करो चुपचाप से। ये देश को मिसगाइड करने का काम मत करो आप लोग। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आवाज वाला शूट कर रहा है, अभी ये दिखाएगा टेलीविजन के ऊपर, ये दूसरा कैमरा कर रहा है, ये भी दिखाएगा। और ये लोग नहीं दिखाएंगे तो मैं फेसबुक में डालूंगा और 5 करोड़ लोग पूरे दुनिया में देखेंगे। ये व्यवस्था हमने बना लिया, इस बात को ध्यान में रखो आप लोग। तो इसलिए समझ लो बात को, 50% महिलाओं को आपने लाचार बना दिया। कैसे लाचार बनाया? 450 किलोमीटर वो घूम नहीं सकती, वो प्रचार नहीं कर सकती, वो जीत के नहीं जा सकती। इसका मतलब सारी अकल भारत के केवल पुरुषों के पास है, महिलाओं के पास नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हो कि भारत के पुरुषों के पास केवल अकल है, भारत के महिलाओं के पास अकल नहीं है। वो पार्लियामेंट में नहीं जा सकती, वो देश का कानून नहीं बना सकती, वो नीति नहीं बना सकती। मैं ये कहता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोटा करो। कैसे छोटा करो? आप 20 लाख के ऊपर से 6 लाख पर एक एमपी कर दो, 1.5 लाख पर एक एमएलए कर दो। क्या हो जाएगा? 2 काम हो जाएंगे। क्या काम होगा? एक काम हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, आदिवासी, मुस्लिम, ओबीसी, ये जो ओबीसी लोग सुन रहे होंगे उनके लिए भी मैं कह रहा हूं, मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। और कृपा करके ये मत समझो ये अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है
तो केवल शेड्यूल कास्ट लोगों की है, नहीं, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया में शेड्यूल कास्ट के साथ शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग भी बहुत है। और समझदार अगर जनरल कैटेगरी के लोग होंगे, समझदार अगर होंगे तो वो भी आएंगे, लेकिन पहले समझना पड़ेगा उनको। इसलिए मैं उन लोगों के लिए समझ होने तक के बोल रहा हूं। अदरवाइज आपको लगता होगा कि बीजेपी को आता है, कांग्रेस को आता है, तो आप देश को बर्बाद कर रहे हो। ये मैं आपको बता रहा हूं क्यों पैसा लग रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 40,000 करोड़ रुपए लगा। अमेरिका का जीडीपी भारत से 14 गुना ज्यादा है, यानी अमेरिका भारत से 14 गुना अमीर है। लेकिन भारत के पार्लियामेंट में लोकसभा चुनाव में एक एस्टीमेट के अनुसार 30,000 करोड़ रुपए लगा। यानी अमेरिका हमसे 14 गुना आगे है, अमीर है। अमेरिका के बराबर बराबर हम पार्लियामेंट के चुनाव में खर्चा कर रहे हैं। और एक अनुमान के हिसाब से, मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि फिर लोग कहेंगे सर प्रूफ लाओ, लेकिन जो सर्वे हुए भारत में उसमें अकेले बीजेपी ने 10,000 करोड़ रुपए इस देश के चुनाव में लगाया। ऐसा एक अनऑफिशियल सर्वे हुआ, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की संस्था है, उसने ये पता किया। 425 एमपी आपके करोड़पति है, डॉक्टर आप करोड़पति है, लखपति है, आप लखपति है, पर डॉक्टर उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं दावे से कहता हूं गडकरी को लाओ एक स्टेज पे और हमारे डॉक्टर को लाओ, और गडकरी फेल होगा डॉक्टर के आगे। मैं चैलेंज से कहता हूं आप लोगों को, तुम्हारे को लाओ और बिमटे मैडम को लाओ, मैं चैलेंज से कहता हूं कि तुम्हारे फेल होंगे, बिमटे मैडम ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन पैसा नहीं है। पढ़ा लिखा है, अच्छा व्यक्ति है, नीतिवान है, चरित्रवान है, पर पैसा नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्या प्रोविजन है? दुनिया के 58% देशों में, दुनिया के 58% देशों में बजट से चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलता है। दुनिया के 58% देशों में, दुनिया के 58% देशों में, यानी 106 देशों में, 106 से ज्यादा देशों में, 200 जो देश है उसमें चुनाव लड़ने के लिए बजट से पैसा मिलता है। अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जैदी जी, उन्होंने पिछले दिसंबर महीने में 15 तारीख के लगभग एशियन कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही कि भारत में बजट से पैसा देने का समय आ रहा है, लेकिन उसके पहले हमको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करना पड़ेगा, काले पैसे को एलिमिनेट करने के लिए प्रोविजन करना पड़ेगा। मैं जयदी जी की बात का वेलकम करता हूं, और मुझे मालूम है कि जयदी जी एपीआई के वजह से बोल रहे हैं, अदरवाइज एपीआई जयदी जी भी बोलने की हिम्मत नहीं थी देश के अंदर में, क्योंकि एपीआई ने ये जो पेटिशन किया और मैं जो फाइट कर रहा हूं इनके साथ, उसके वजह से वो बोल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि लोग कहते हैं, क्या कहते हैं लोग ये कहते हैं कि अगर बजट से पैसा दिया तो भारत के चुनाव में बहुत पैसा लग जाएगा। अरे भैया, मेरे भारत के नागरिकों, मेरे मेंबर पार्लियामेंट दोस्तों, मेरे विधायक दोस्तों, मेरी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी देश में है, मेरे भारत के लोगों, अगर भारत में बजट से पैसा दिया गया तो भारत के चुनाव में कम पैसा लगेगा। कैसे कम पैसा लगेगा मैं आपको बताता हूं। 80 करोड़ वोटर है, 80.5 करोड़ वोटर थे 2014 के लोकसभा इलेक्शन में। मैंने कैलकुलेशन निकाल के दिया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को, पार्लियामेंट को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, 50 रुपया पर वोट के हिसाब से हर कैंडिडेट को आप पैसा दो, जिस पार्टी को जितना वोट मिला उसके हिसाब से दो। 70 लाख का आपका लिमिट है, उसके ऊपर किसी को मत दो। जो नई पार्टी कंटेस्ट कर रही है उस नई पार्टी को भी जो है, वो नई पार्टी को भी जो है वो उससे नहीं है, वो बंद है। नई पार्टी को भी 5 लाख 7 लाख रुपया दो, सबको बजट से पैसा दो, और 70 लाख के ऊपर जो भी खर्चा करेगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। अभी क्या हुआ अंटागढ़ में, क्या हुआ आप लोग पेपर में पढ़ रहे, टेलीविजन में देख रहे। अंटागढ़ चुनाव, छत्तीसगढ़ का ट्राइबल सीट, ऐसा आरोप है, और वो आरोप मैं नहीं कह रहा हूं, वो आरोप पेपर में पब्लिश हुआ इंडियन एक्सप्रेस में। अजीत जोगी और रमन सिंह के बीच में डील हुई। क्या डील हुई? डील हुई कि बाय इलेक्शन
जिस ज्याला अपन उपनिवडणूक म्हणतो, बाय इलेक्शन हो रहा था। उस बाय इलेक्शन में रमन सिंह जी अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को चमकाने के लिए और शेड्यूल्ड एरिया में, ट्राइबल एरिया में मिनरल्स के लिए टाटा, मित्तल, अंबानी जैसे कंपनियों को परमिशन देने के लिए जो ग्राम सभा का अधिकार है उसमें एमएलए का इन्फ्लुएंस हो, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस की ऐसी न्यूज है, बाकी पेपरों की न्यूज है, मैं उनका हवाला दे रहा हूं। ऐसा कहा गया कि रमन सिंह ने अपने एक उनके रिलेटिव के द्वारा अजीत जोगी को 10 करोड़ रुपया दिया कि भाई आप कांग्रेस का कैंडिडेट विड्रॉ कर लो। और ये बात मैं आपको किस लिए कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि 13 कैंडिडेट में 11 कैंडिडेट को इसी तरह विड्रॉ किया गया अंटागढ़ के अंदर में। और ये जो मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि बिलासपुर हाईकोर्ट में अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट रूपधर पुड़ो ने वहां पर बिलासपुर हाईकोर्ट में पिटीशन किया है। उस पिटीशन में ये सारी बातें लिखी गई है। इलेक्शन के दिन शराब दी गई, मुर्गा भात खिलाया गया, कैंडिडेट्स को पैसा देके बैठाया गया। शर्म करो, आप कहते हो कि हम मेजॉरिटी में, हम डेमोक्रेटिक पार्टी है। अरे आप पैसे का लेन देन करके चुनाव को होने नहीं देते। और अंटागढ़ में अकेले अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया खड़ी रही और केवल एपीआई के वजह से बाई इलेक्शन हुआ छत्तीसगढ़ में, अंटागढ़ के अंदर में। ये फैक्ट है। तो अब अगर भारत में बजट से पैसा दे दिया जाए तो क्या होगा? भारत में अगर बजट से चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे दिया जाए, जो दुनिया में 110 देशों में 58% देशों में है, तो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए बिमटे मैडम है, डॉक्टर है, इनको 10 लाख मिलेगा, मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस का है उसको 50 लाख मिलेगा, दोनों के पास पैसा रहेगा। आज गरीब लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, क्या प्रॉब्लम है कि भाई हम होशियार हैं, हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि बजट से पैसा दो, 50 रुपया पर वोट के हिसाब से दो, केवल 4250 करोड़ रुपया लगेगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए केवल 4250 करोड़ रुपया लगेगा और पूरे देश के असेंबली के चुनावों के लिए 4250 करोड़ रुपए लगेगा। यानी केवल 8500 करोड़ रुपया देश में पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव हो सकता है। 1500 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने में लगेगा। 10,000 करोड़ रुपए में भारत के पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव होंगे। बचा कुछ पैसा पार्टियों को चलाने के लिए दो। भारत के अंदर 5 साल में केवल 12-13 हजार करोड़ रुपया लगेगा, लेकिन अभी भारत के चुनावों में अकेले लोकसभा में 30,000 करोड़ लग रहा है। और अगर 29 स्टेट्स का अगर हम फॉर्मूला निकाले और जिला परिषद से ग्राम पंचायत का अगर हम कैलकुलेशन निकाले तो 1.5 लाख करोड़ रुपया चुनाव में लग रहा है। 1.5 लाख करोड़ का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑल देश के अंदर में 10% ऑफ जीडीपी का पैसा देश में चुनाव में जा रहा है। और अगर बजट से पैसा दे दिया जाए तो 0.01% पैसा केवल चुनाव में लगेगा, उससे ज्यादा पैसा लगने वाला नहीं है। तो ये तीसरा इशू है कि देश में चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलना चाहिए और ये पैसा आपको देना पड़ेगा। आप नहीं देंगे, हम आपकी सरकार को रहने नहीं देंगे 2019 में। ये बात मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं और फिर रिमाइंड कर रहा हूं, आप मुझे मजबूर मत करो। पार्लियामेंट के हमारे साथियों और जो गवर्नमेंट है, लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन, आप मुझे मजबूर मत करो। अगर आपने एपीआई को मजबूर किया, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपको खड़ा कर दूंगा और वहां मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ तो मैं यूनाइटेड नेशंस लेकर जाऊंगा आपको। लेकिन देश में सही लोकतंत्र को लाना होगा, चुनावी व्यवस्था बदलना होगा, ये महत्वपूर्ण इशू। चौथा, एक हो गया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पीआर सिस्टम। दूसरा हो गया 10 लाख लोगों पर एमपी, 4 लाख लोगों पर एमएलए, उसको कम करना होगा। तीसरा, बजट से पैसा देना होगा। चौथा, क्या चौथा है? महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है? ईवीएम मशीन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये भी बड़ी कमाल की चीज है। इधर वोट करो, इधर स्टोर करती है, उधर काउंटिंग में 2 घंटे में रिजल्ट देती है। बड़ी कमाल की चीज है।
अरे भैया इतनी कमाल की चीजें अच्छी बात है, लेकिन दुनिया भर में जिन कंट्रीज ने ईवीएम मशीन को बनाया वो ईवीएम से वोटिंग नहीं कराती, या अगर कराती है तो उसमें एक पेपर ट्रेल देती है, पेपर स्लिप देती है। जैसा आप एटीएम काउंटर पर जाते हो, आप पैसा निकालते हो, मेरे बैंक बैलेंस में 50,000 रुपया था, मैंने 5,000 निकाला तो आपको 5,000 रुपए की स्लिप मिलती है, 45,000 रुपया बैलेंस है, ये आपको एटीएम से मिलता है। लेकिन हमारी ईवीएम मशीन में आपने एपीआई को वोट किया, लेकिन एपीआई को आपने वोट किया, लेकिन वो वोट किसको गया इसको चेक करने का कोई प्रूफ भारत के ईवीएम मशीन में नहीं है। अब मजे की बात देखिए, सुप्रीम इंडिया में इसी इश्यू को लेकर एक संस्था ने रिट पिटीशन दाखिल किया। क्या दाखिल किया कि भाई आर्टिकल 19 में जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लिबर्टी है, इसका वायलेशन ईवीएम मशीन करती है। किस लिए करती है? क्योंकि हम वोट तो पार्टी को डालते, पर वो वोट किसको रजिस्टर्ड हुआ इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा 2 साल पहले कि भाई आप इसके अंदर पेपर ट्रेल निकालो, जैसे एटीएम में स्लिप निकलती है वैसे निकलना चाहिए, उसको बॉक्स में डालो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको भी गिनो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोई विजय मानकर नहीं बोल रहा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है। अब मजे की बात देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने आरटीआई किया, आरटीआई करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूछा कि भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो आप कब तक ये सारी जो स्लिप है ईवीएम मशीन में ला रहे हो देश के तमाम मशीनों में, ये आप बताइए। तो आप देखिए भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना लाचार है। वो ये कहता है कि हम सारे मशीनों में नहीं ला सकते। किस लिए नहीं ला सकते? इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि सरकार पैसा नहीं दे रही है। अभी आप मजे की बात देखिए, ये कहते जनधन योजना, मैंने आपको इंश्योरेंस दिया, मैंने आपको बैंक अकाउंट खुलवाया, मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत और क्या क्या नहीं, गंगा अभियान, ये वो क्या क्या बकवास पता नहीं। ठीक है, आप जो कर रहे करो, कुछ बातें अच्छी भी हो सकती है, लेकिन ईवीएम मशीन में अगर पेपर स्लिप लगाना हो तो कितना पैसा लगना चाहिए? मुझे नहीं लगता 1,000-1,500 करोड़ से ज्यादा होगा। अरे भैया 130 लाख करोड़ का बजट है, 20 लाख करोड़ का आपका जीडीपी है 130 लाख करोड़ का, और 20 लाख करोड़ का भारत की सरकार का बजट है। क्या भारत की सरकार हमारी इतनी निकम्मी है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो ईवीएम के अंदर स्लिप डाल सके और 1,500 करोड़ रुपया उसमें दे सके बजट में? लेकिन अभी तक कांग्रेस की गवर्नमेंट और अभी बीजेपी की गवर्नमेंट अभी तक इस मशीन के लिए पैसा नहीं दिया। इसका मतलब शायद मोदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप वोट दो, लेकिन आपके वोट को हम ईवीएम में चोरी करेंगे और हम सरकार बनाएंगे। शायद मोदी जी का ऐसा कहना है, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए बजट में वो पैसा नहीं दे रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं नागरिक हूं, मेरा वोट है, और ये वोट किसी शंकराचार्य ने नहीं दिया, किसी अंबानी ने नहीं दिया, कोई प्रणब मुखर्जी और मोदी ने भी वोट नहीं दिया। भारत का नागरिक होने के नाते भारत के लोकतंत्र में संविधान ने वोट का अधिकार दिया और वो पूरे दुनिया में आया, और वो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में लाया। तो जब वोट देने का मुझे अधिकार है तो मेरा वोट मैंने किसको दिया, ये पता होना देश के हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है। मोदी जी सुधर जाओ, बीजेपी गवर्नमेंट सुधर जाओ, आप नहीं सुधरे तो मैं देश के 500 जिलों में जन आंदोलन करूंगा, 5 लाख लोगों को खड़ा करूंगा, और ज्यादा जरूरत पड़ी तो आपके दिल्ली में भी आ जाऊंगा। और ये टेलीविजन मीडिया वाले तो डरपोक है, 1 नंबर के। ये जितने टेलीविजन चैनल वाले डरपोक है, डरते हैं एपीआई को। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर करेज है, और अगर तुमने ये बिजनेस वालों का पैसा नहीं लिया है, तो विजय मानकर को और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को चैनल पे दिखाओ। देश के लोगों को पता चल जाएगा कि देश में सही क्या और गलत क्या है। 1 नंबर की डरपोक है भारत का मीडिया। पेपर वाले डरपोक, चैनल वाले उससे बड़े डरपोक, अर्नब गोस्वामी सबसे बड़ा डरपोक। चैलेंज नहीं है विजय मानकर के साथ इंग्लिश में अर्नब गोस्वामी बात कर सके।
This is my open challenge. I am challenging to Arnab Goswami in India. Why do you interview Osaduddin Owaisi? Why do you interview some other person? If you are having so much command over English and so much knowledge of journalism, then interview Vijay Mankar, and then it will be decided that whether Arun Jaitley is more important or Vijay Mankar is more intelligent leader of India. This is my open challenge to Arnab Goswami in India. अरे निकम्मो, पैसे के बल पर चुनावी व्यवस्था को गलत बनाकर जीत के जाते हो, लेकिन ये अब आपका काम चलने वाला नहीं। एपीआई देश में आ गई है। 2019 का चुनाव आपके लिए आखिरी चुनाव है। 2024 का चुनाव, 2019 के चुनाव के बाद के जितने चुनाव होंगे, ये भारत के गरीब लोगों का चुनाव होगा और भारत के अंदर एपीआई इस काम को करेगा। तो इस बात को आप समझो। तो तीसरा मुद्दा है ईवीएम में पेपर ट्रेल आना चाहिए। और फिर ये हमारी मीडिया, अरे क्या तमाशा है यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हो और न्यूज नहीं छापते हो, होटल में बैठ के खाना खाते हो और उसके बावजूद टीवी में नहीं दिखाते हो। अरे इतनी एहसान क्या फरमोशी उसको कहते हैं, पता नहीं उर्दू में एक वर्ड है, उतना तो मैंने नहीं देखा। अरे कम से कम किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया तो पेपर में न्यूज दो, किसी का टीवी इंटरव्यू लिया आपने, होटल के अंदर में बैठ के आपको अच्छे से चाय पिलाया, तो कम से कम 2 मिनट उसको दिखाओ यार, क्या इनकी नीति है, क्या विचार है, कौन लोग हैं। दुनिया के देशों में गवर्नमेंट का चैनल और प्राइवेट चैनल दोनों पर नियंत्रण है। क्या नियंत्रण है कि दुनिया के अंदर में प्राइवेट चैनल 1 पैसे के ऊपर एडवर्टाइज को चार्ज नहीं कर सकता। चुनावी एडवर्टाइज को कह रहा हूं मैं, बाकी एडवर्टाइज को कर सकता है, लेकिन चुनावी एडवर्टाइज को प्राइवेट चैनल भी क्यों ना हो, CNN IBN क्यों ना हो, लोकमत क्यों ना हो, ABP क्यों ना हो, जी क्यों ना हो, अगर आपका चैनल यूरोप में होता, इंग्लैंड में होता, अमेरिका में होता, जर्मनी में होता, तो आपको सारे पार्टियों के लिए एडवर्टीजमेंट रेट एक रखना पड़ता और ये आपके लिए टाइम लिमिट होता कि आप 2 मिनट 5 मिनट एक दिन में, उससे ज्यादा उस पार्टी का न्यूज आप एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा सकते। दिस इज द इलेक्शन लॉ। और ये इलेक्शन लॉ दुनिया के बहुत सारे देशों में है, 50% देशों में है कि गवर्नमेंट की मीडिया को तो दिखाना ही दिखाना है, लेकिन प्राइवेट मीडिया को, सारे पार्टियों को दिखाना है, सारे पार्टी के लीडर्स को दिखाना है, सारे कैंडिडेट्स को दिखाना है। और चुनावों के अंदर में एडवर्टाइज ले रहे तो 1 रुपए के ऊपर आपको एडवर्टाइज नहीं ले सकते, जो रेट डिसाइड हो गया। आप भारत के अंदर देखो, यहाँ तो सेंसस और सट्टा बाजार लगता है इलेक्शन के ऊपर में। अरे बेईमानों, लोकतंत्र के कलंक को काला चेहरा करो आप अपना। बिहार के चुनाव में 10,000 करोड़ का सट्टा बाजार लगा है चुनाव के ऊपर आपने, सट्टा बाजार। ये देश के बिजनेस वालों ने बर्बाद किया इस देश को। 10,000 करोड़ सट्टा बाजार किस लिए? एग्जिट पोल को मैनिपुलेट करके चुनाव कौन जीतेगा? चुनाव तो वोट डाल दिया लोगों ने, वोट जिसको पड़ना पड़ गया, जो जीतेगा वो इलेक्शन के डेट पे डिक्लेयर होगा। लेकिन इलेक्शन के डेट के डिक्लेयर होने के पहले, चुनाव होने के बाद 9 टेलीविजन के सर्वे आए, जिसमें 6 सर्वे ने एक बात कही, 3 सर्वे ने एक बात कही, जानबूझ के। किस लिए? कि लालू नीतीश जीतेंगे या बीजेपी जीतेगी, पासवान जीतेगा। 10,000 करोड़ का सट्टा बाजार लगाया, सिर्फ 3 चैनल को दिखाया कि 3 चैनल कह रहे बीजेपी जीतेगी, 6 चैनल कह रहे लालू जीतेगा, नीतीश जीतेगा। और ये दिखाकर 10,000 करोड़ रुपया सट्टा बाजार में लगाया। सट्टा बाजार का पैसा, जिन लोगों ने चुनाव हार रही थी बीजेपी, उसने सट्टा बाजार से पैसा निकाल लिया। क्या देश के अंदर में इस तरह की चुनावी व्यवस्था और पैसा आपको चाहिए? आई से नो, दिस इज नॉट गुड। तो भारत के अंदर मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा। भारत की मीडिया के ऊपर में रेगुलेशन लाना पड़ेगा और मीडिया
फंडामेंटल राइट, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी के ऊपर अगर डिस्कस करना चाहता हो तो अर्नब गोस्वामी को मेरा ओपन चैलेंज है कि विजय मानकर इज रेडी फॉर द इंटरव्यू. अर्नब गोस्वामी कम एंड इंटरव्यू विजय मानकर ऑन द फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड इलेक्शन लॉ. तो मीडिया के ऊपर रेगुलेशन लाना पड़ेगा. इसके साथ आपकी विप सिस्टम है. क्या विप सिस्टम है? विप सिस्टम है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुन कर देते हैं. हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुन कर देते हैं, लेकिन चुन कर जाने के बाद वो प्रतिनिधि हमारे हिसाब से पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकता. वो प्रतिनिधि असेंबली में हमारे हिसाब से वोट नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि पार्टी विप इश्यू करती है. और एक्चुअली ये विप सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का एक प्रकार है. लोगों ने अगर अपने एमपी एमएलए को चुना तो पार्टी को विप इश्यू करने का क्या राइट है? या तो आप अगर ऐसा कहते हो तो पीआर सिस्टम ला लो, क्योंकि पीआर सिस्टम में कैंडिडेट के साथ पार्टी को देख के वोट किया जाता है. फिर विप सिस्टम ला लो. अभी आप एक तरफ कहते हो कि लोगों ने चुन के दिया, दूसरी तरफ कहते हो कि पार्टी का कमांड मानो. हम भारत में अपने एमपी को चुन के दिया, उसको कहे कि हमारे किसानों की आत्महत्या हो रही, हमारे यहाँ इरिगेशन आना चाहिए, रेल आना चाहिए, भूमिहीनों को भूमि मिलना चाहिए. तो हमारा एमपी पार्लियामेंट में बोल तो सकता है, पर उसकी पार्टी ने अगर कहा कि नहीं, इसके ऊपर हम कोई लॉ नहीं बनाएंगे, कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, और उस लॉ में आपके क्षेत्र में जमीन नहीं मिलेगी, इरिगेशन नहीं मिलेगा, तो वो एमपी पार्टी के खिलाफ जाके वोट नहीं कर सकता. और इसलिए कहने के लिए वो हमारा जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन वो एक्चुअली पार्टी का बॉन्ड्समैन होता है, गुलाम हो जाता है. तो ये 6 मेन मुद्दे हैं जिसको बदलना होगा. फिर मैं रिपीट कर रहा हूं. पहला, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हटा के पीआर सिस्टम यानी प्रातिनिधिक चुनाव पद्धति लाना होगा. जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट, उतने उसके एमपी एमएलए चुनकर जाएंगे. दूसरा, 20 लाख लोगों से एक एमपी 6 लाख पे लाना होगा. एक विधायक 4 लाख से 1.5 लाख पर लाना होगा. तीसरा, बजट से पैसा चुनाव लड़ने के लिए हर एक को देना होगा. चौथा, मीडिया को रेगुलेशन करना होगा. पांचवा, विप सिस्टम को हटाना होगा. और ये 6 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. और इसके साथ महिलाओं को आरक्षण पार्लियामेंट और असेंबली में देना होगा. ग्राम पंचायत, जिला परिषद में देके काम चलने वाला नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट और असेंबली में लॉ बनता है, पॉलिसी बनती है. जिला परिषद में कानून नहीं बनता, पॉलिसी नहीं बनती. जो लॉ और पॉलिसी बन गई उसको इंप्लीमेंट करने का केवल काम कारपोरेशन और जिला परिषद का होता है. इसलिए महिलाओं को और तमाम SC ST OBC DT NT रिलीजियस माइनॉरिटीज की महिलाओं को भी इसमें रिजर्वेशन लाना होगा. इस तरह के जब 6 बदलाव, बड़े बदलाव देश की चुनावी व्यवस्था में किए जाएंगे, तब भारत में गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग, सच्चे लोग पार्लियामेंट और असेंबली में जीत कर जाएंगे. और जिस दिन ऐसे लोग पार्लियामेंट और असेंबली में जाएंगे, तब जाके सही कानून और सही नीति देश में बनेगी. और तब जाके भारत से जो है वो गरीबी दूर होगी, पिछड़ापन दूर होगा. अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मैं बात कह रहा हूं, विजय मानकर ये बात 2014 से कह रहा है. अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया बनी 2012 में, 13 को रजिस्ट्रेशन हुआ. विजय मानकर 2014 से एपीआई ने इस इशू को टेकअप किया और पूरे देश में टेकअप किया. और मैं इनसे डेली फाइट कर रहा हूं, लॉ कमीशन और इलेक्शन कमीशन से, पार्लियामेंट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. लेकिन मजे की बात देखिए, क्या मजे की बात देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं वो थोड़े थोड़े लेवल पर 6 कमेटी हुई जिन्होंने ये इस बात को कहा. पूरी तरह से नहीं कहा, जिस तरह एपीआई कह रही उस तरह नहीं कहा. एपीआई जी बोलते थे सर्व पूर्ण निवडणूक पद्धत चेंज व्हायला पाहिजे, पूर्ण निवडणूक व्यवस्था चेंज व्हायला पाहिजे, पूर्ण निवडणूक लॉ चेंज व्हायला पाहिजे. हे एपीआयचा आग्रह आहे आणि एपीआय 2014 पासून हे बोलतंय. पण एपीआयच्या पूर्वी थोड्या थोड्या कमिटीजने ह्यावर बोललेलं आहे. कोणत्या कमिटीज आहेत? गोस्वामी कमिटी 1990, इंद्रजीत गुप्ता कमिटी ऑलमोस्ट ऑल 90s, देन वोहरा कमिटी ऑलमोस्ट ऑल 90s. उसके बाद में
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वयं एक कमेटी बनाई 2004 में, उसकी रिपोर्ट है। और उसके बाद वेंकट चलैया कमीशन है, उसकी रिपोर्ट है। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की स्वयं 170वीं और अभी 255वीं रिपोर्ट आई है। ये तमाम 7 कमेटीज जो है 25 साल से इस देश में कह रही कि भाई भारत की चुनावी व्यवस्था में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। उस तरह नहीं कह रही जिस तरह एपीआई कह रही है, पर कह रही है। लेकिन मजे की बात देखिए, ये हमारे संसद, ये हमारे माननीय खासदार मेंबर पार्लियामेंट्स, 543 मेंबर पार्लियामेंट्स, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अरे 25 साल हो गए यार आप लोग सो रहे हो पार्लियामेंट में। इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं सोया था। 25 साल हो गए आप लोग जो है पार्लियामेंट में सो रहे हो, इतना कुंभकर्ण भी नहीं सोया, बेचारे को उसको बदनाम कर दिया। 25 साल हो गए, 7 कमेटी है। पार्लियामेंट क्या कर रही है इस देश की? सरकार क्या कर रही है? लॉ कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? जयदी जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और ये जो शाह हमारे जज जो बने अभी 20th लॉ कमीशन के 255वीं रिपोर्ट आई, डर गए एपीआई को। एपीआई के चार्टर को रिकॉर्ड पे नहीं लिया और झूठ बोल रहे कि एपीआई को हमने कंसीडर किया। अरे यार, तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस नहीं, तुम्हारे अंदर एक्सपर्टीज नहीं, तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी नहीं, तुमको चुनावी व्यवस्था का स्टडी नहीं ना मिस्टर शाह। आप हाई कोर्ट के जज होंगे रिटायर्ड, लेकिन विजय मानकर इंटरनेशनल लॉ का स्टूडेंट है, इलेक्टोरल सिस्टम का स्टूडेंट है। आपको नहीं आता ना जस्टिस जज होंगे आप, रिटायर हो गए, लेकिन आपको नहीं आता है। विजय मानकर एक जज को कह रहा है, रिटायर्ड जज को, कि नहीं आता है उनको इंटरनेशनल लॉ नहीं मालूम, आईसीआरडी नहीं मालूम, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स नहीं मालूम। अरे आपने मानव अधिकारों को साइन किया, आपकी बाइंडिंग है, भारत के संविधान के अंदर प्रोविजंस है, दुनिया भर में चुनावी व्यवस्था बदल चुकी है। मिस्टर शाह, यू वेर द चेयरमैन ऑफ द 20th लॉ कमीशन एंड योर रिपोर्ट इज टोटली फॉल्स। दिस इज अ पब्लिक क्लेम आई एम मेकिंग कि आपने जो रिपोर्ट अभी सबमिट की है 255वीं रिपोर्ट, वो पूरी तरह से गलत है। और विजय मानकर, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट 125 करोड़ लोगों के तरफ से देश के ये चैलेंज कर रहा है कि जस्टिस शाह ने रिपोर्ट गलत दी है। आपको डर लग रहा है ताली बजाने के लिए? कोर्ट खड़ा करेगा क्या कंटेम्प्ट में आपको? मैं कह रहा हूं ना, मैं जाऊंगा जेल में, आप चिंता मत करो। रिटायर्ड जज है, कोई जज को चैलेंज नहीं करेगा, विजय मानकर चैलेंज कर रहा है। और जस्टिस शाह को अगर लगता है कि रिपोर्ट सही है तो विजय मानकर को 2 दिन बैठाओ कमीशन के आगे और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लो कि आपकी रिपोर्ट सही है या गलत है। मैं आपको 200 कंट्री का डेटा देता हूं दुनिया के अंदर। क्या मजाक कर रहे हो यार आप देश के अंदर में? कानून मंत्रालय कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कानून मंत्रालय कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जिन पार्लियामेंट को कानून बनाना है वो सो रहा है, और फिर भी कहा जा रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या तमाशा चल रहा है इस देश में? मोदी जी से बड़ा तो ड्रामेबाज कोई नहीं हो सकता देश के अंदर में। अगर कहीं ड्रामे का अवार्ड देना हो, अगर नई कोई साहित्य कला अकादमी देती होगी तो मैं एक अवार्ड चालू करता हूं और भारत के सबसे अच्छे ड्रामेटिस्ट के लिए नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड देता हूं देश के अंदर। क्या तमाशा चल रहा है देश के अंदर में? क्या लगता है आपको देश के लोग बेवकूफ है? 125 करोड़ लोगों को कुछ आता नहीं, जंगल में बैठे हैं। अरे वो आदिवासी भी समझदार थे। 10,000 साल पहले, तुम्हारे आर्यों के आने के पहले, उन आदिवासियों ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा बनाया। वो आदिवासी होशियार हो गए, ओबीसी होशियार हो गए, मुस्लिम होशियार हो रहे। अरे कहा तुम बैठ के एरियल और एंटीना के लोग सोच रहे हैं कि हमको सब आता है, और अम्बेडकराइट लोगों का तो आप मुकाबला ही नहीं कर सकते हो। जिस दिन नीली टोपी आएगी, काली टोपी उड़ जाएगी इस देश से। तो इसलिए जो है ये मामला जल्दी जल्दी फिनिश करो, लॉ कमीशन की रिपोर्ट को दुरुस्त करो, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाओ। अमेंडमेंट लाना लॉ मिनिस्ट्री को नहीं समझता होगा तो मेरे से ड्राफ्ट कराओ। मैं संविधान का अमेंडमेंट ड्राफ्ट करता हूं, आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को ड्राफ्ट करके देता हूं, और जल्दी से करो।
2019 तक ये 6 चीजों को पूरा करो, और अगर आप पूरा नहीं किए तो 19 से आगे आप आउट होने का अपना समय बांध लो, बोरिया बिस्तरा बांध लो। नया पार्लियामेंट बन रहा है और गरीब लोग एपीआई के साथ में पार्लियामेंट और असेंबली में आने वाले हैं। तो ये काम हमें करना होगा, और ये करते हुए जब सही प्रतिनिधि जीत कर जाएंगे तो ये नीति ऑलरेडी हमने बना ली है। ये पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म है, अम्बेडकरिज्म की नीति है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानवतावाद के आधार पे है, जहां कहीं गरीबी नहीं होगी, पिछड़ापन नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। सारा भारत जो है वो सुजलाम सुफलाम हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, भवतु सब्ब मंगलम हो जाएगा, सब्बे सत्ता सुखी होंतु हो जाएगा। ऐसी नीति हमने ऑलरेडी ड्राफ्ट कर ली है। भारत के अच्छे लोगों को चुन कर भेजना ये भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी है। जो भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, चाहे वो गरीब हो या अमोर हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो या अशिक्षित हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो 18 साल के हो या 80 साल के हो, भारत के तमाम नागरिकों का एक नागरिक कह के मैं ये बात आपको बड़े अधिकार से कह रहा हूं कि अगर भारत को सही मायने में संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत बनाना है, भारत को सही मायने में प्रबुद्ध भारत बनाना है, सही मायने में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करना है, सही मायने में भवतु सब्ब मंगलम करना है, सभी सही मायने में सब्बे सत्ता सुखी होंतु करना है, तो अम्बेडकरिज्म को सक्सेस करे। गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग इस आंदोलन में शामिल हो, एपीआई के साथ चले। आगे की जिला परिषद, आगे की कारपोरेशन, आगे की असेंबली, आगे का पार्लियामेंट, आगे का भविष्य ये एपीआई का भविष्य है। जो मैं कह रहा हूं, इसी देश में 1932 में पूना पैक्ट के समय देश के दलितों ने ये बात कही थी कि गांधी जी नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर देश के सबसे बड़े लीडर है। ये बात 1932 में देश के दलितों ने कही। आज नरेंद्र मोदी को और पूरे पार्लियामेंट को मानना पड़ा कि अब बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, उनकी नीति से देश चलेगा। ये अम्बेडकरिज्म का पावर है। उस अम्बेडकरिज्म के पावर को लेकर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया देश भर में इस आंदोलन को खड़ा करेगी। आप ये मत समझिए की हा कलमेश्वरचा प्रोग्राम होता, गावाचा प्रोग्राम होता, बाजाराचा दिवस आहे म्हणून हे झाला, असं नाही आहे। एपीआई पूर्ण देशामध्ये आहे। आता वी आर गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन केरला, देन वी आर गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन उत्तर प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो एपीआई देश के 15 राज्यों में हर जगह है, और ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो राष्ट्रीय लेवल की है, अंतरराष्ट्रीय लेवल की है। इस बात को आप समझेंगे और इस बात को पूरा करेंगे, ऐसी अपील करते हुए इस जन आंदोलन में आप शामिल हो, एपीआई में शामिल हो। चौकों में मत बैठो, दुकानों में मत बैठो, शराब के ठियों पर मत बैठो। ए नागरिकों, अपने मत के अधिकार को समझो, लोकतंत्र को समझो। पार्लियामेंट और असेंबली में जाके, जिला परिषद और पंचायत समिति में जाके लोकतंत्र को साकार कर लो, लोकतंत्र को साकार कर लो। ऐसी बात करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय फुले, जय सावित्री, जय प्रबुद्ध भारत।